हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑफिशियल चैनल ऑफ वेद ट्यूटोरियल्स। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। इसमें मैंने बताया था केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं और केमिकल इक्वेशन क्या होती है। एक्चुअली इस वाले पार्ट में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाला था, मगर टॉपिक्स कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ज़्यादा टॉपिक होने के कारण मैं 3 पार्ट में इस चैप्टर को ख़त्म करूँगा। इस वाले पार्ट में हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में, केमिकल इक्वेशंस कैसे लिखी जाती हैं और कैसे बैलेंस करी जाती हैं और कितने टाइप की केमिकल इक्वेशंस होती हैं। और इससे अगली वाली वीडियो में मैं बात करूंगा केमिकल रिएक्शंस के बारे में, ऑल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस विद एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में मेनली मैं आपको बताऊंगा केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं और कैसे इनको बैलेंस करते हैं और कैसे एक इफेक्टिव केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हैं। जैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में या टीचर्स जो पूछते हैं उनके कैसे आंसर करे जाते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। और रिटन बताऊँगा ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ कैसे बैलेंस करते हैं, क्योंकि बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको आना चाहिए। क्लास 10th में हो और बोर्ड में इसके क्वेश्चंस आते ही आते हैं बैलेंसिंग के, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। अगर आपको इसको कंप्लीट बोलना है तो इसको इस तरीके से बोलते हैं, द केमिकल इक्वेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलेज ऑफ द एलिमेंट्स दैट यूज्ड इन द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के तरीके को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ जो सिंबल्स और जो फॉर्मूले होते हैं एलिमेंट्स के, जो एलिमेंट्स रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, ठीक है। जो रिएक्शन जिन एलिमेंट्स के बीच में होता है उनका नाम या तो उनका सिंबल होगा या तो किसी भी कंपाउंड का, जो भी कंपाउंड उसमें रिएक्शन में भाग ले रहा है, पार्ट ले रहा है, या तो उसका फॉर्मूला होगा, राइट। तो ये तो था एक केमिकल इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन में मैंने जैसा कि आपको बताया था, कुछ पार्ट्स रिएक्शन में भाग लेते हैं और कुछ पार्ट्स बाद में प्रोड्यूस होते हैं आफ्टर द रिएक्शंस, ठीक है। तो जो पार्ट लेते हैं रिएक्शन में उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स और जो बाद में प्रोड्यूस होते हैं उनको बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। केमिकल इक्वेशन की ज़रूरत किस लिए है, केमिकल इक्वेशन मतलब क्यों हम केमिकल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो केमिकल इक्वेशन की ज़रूरत इसलिए है कि देखो कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो उसको रिप्रेजेंट करना, उसको लिखना एक बहुत लॉन्ग मेथड पड़ जाता है। हर एलिमेंट, हर कंपाउंड का नाम लिखना और याद रख पाना, ठीक है। और तो केमिकल इक्वेशन की ज़रूरत यहीं पर आती है, क्योंकि केमिकल इक्वेशन जो है वो शॉर्ट हैंडेड मेथड होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का, और बहुत इजी तरीका होता है जिससे कि बच्चे उसको याद कर पाते हैं और एग्जाम में सही से लिख पाते हैं, ठीक है। क्योंकि अपने को क्या याद करना होता है, किसी भी सिंबल का, किसी भी एलिमेंट का सिंबल याद करना होता है या किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला याद करना होता है, दैट्स ऑल। और केमिकल रिएक्शन को अगर आप इस तरीके से नहीं लिखते हो, केमिकल रिएक्शन को एज इट इज़ लिखते हो, जैसे कि रिएक्शन होता है, जैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, अगर रिएक्शन आप लिख रहे हो तो हाइड्रोजन का पूरा नाम लिखोगे, ऑक्सीजन का पूरा नाम लिखोगे, उसके बाद जो वाटर फॉर्म हो रहा है तो वाटर लिखोगे, ठीक है। ये पूरा केमिकल रिएक्शन है। मगर अगर आपको इनके एलिमेंट्स के सिंबल और फॉर्मूले याद हैं तो इनको जस्ट विद इन सेकेंड्स आप लिख सकते हो। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, ऑक्सीजन का सिंबल O होता है और वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। केमिकल इक्वेशन जो होती है ना, 2 टाइप से होती है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है और एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है। इनके बीच में बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कैसे? केमिकल इक्वेशन जो बैलेंस होती है उसमें क्या होता है कि जो भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट होते हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड बराबर रहते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट के नंबर्स बराबर रहते हैं। अगर मैं यूँ कहूँ कि जैसे हमने 9th में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो भी रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसमें ना तो मास क्रिएट हो सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए केमिकल इक्वेशन में कुछ इक्वेशन ऐसी होती हैं, रिएक्शन के बाद जो इक्वेशन लिखी जाती हैं उनमें क्या होता है ना कि उनका नंबर ऑफ एटम्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, राइट। तो उनको बैलेंस करने के लिए अपने को केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना ज़रूरी होता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले वाटर का एग्जांपल दिया था, वाटर में क्या होता है, H2 इज रिएक्टिंग विद O2, राइट। हाइड्रोजन इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन एंड दैट्स प्रोड्यूसिंग वाटर, दैट इज H2O। अगर यहाँ पे तुम ऑब्जर्व करो तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट्स में 2 एटम्स हैं, राइट, और ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, और मगर प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के तो 2 एटम हैं मगर
O के कोई एटम नहीं है, O का एक एटम गायब हो गया है। तो इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब ये तो हो सकता है ना कि रिएक्टेंट में से एक ऑक्सीजन डिस्ट्रॉय हो गया हो, राइट, जो कि इम्पॉसिबल है ना, क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा है कि एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसी तरीके से केमिकल रिएक्शन में मास ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसीलिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगा ऑन पेपर शीट, ताकि समझ में आ जाएगा कि कैसे एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको पता होने चाहिए। चलिए अपनी अब पेपर शीट पे चलते हैं। और तो केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए केमिकल इक्वेशन ज़रूरी क्यों है। ठीक है, देखो ये मैंने केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, जिंक मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। अब इसको केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, और यहीं से हमको केमिकल इक्वेशन की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी, ठीक है। क्यों हमें केमिकल इक्वेशन इम्पॉर्टेंट है, देखो तो जिंक मेटल यानी जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn, ठीक। और यहाँ पे रिएक्ट्स कर रहा है किसके साथ, जब रिएक्ट्स करते हैं ना बीच में जब उसका प्लस का साइन लगाते हैं, ठीक है, जब केमिकल इक्वेशन लिखते हैं केमिकल रिएक्शन की, तो जो रिएक्टेंट्स होते हैं जो आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं, तो हर एलिमेंट के साथ बीच में प्लस का साइन लगाते हैं। इससे ये पता चलता है कि पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है, राइट। तो दूसरा एलिमेंट क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4, ठीक है। ये तुम्हारा एक फॉर्मूला हो गया H2SO4, मतलब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है। अब इस प्लस से क्या मतलब पता चल रहा है कि ये दोनों रिएक्टेंट हैं और आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक। रिएक्ट्स जो कहते हैं टू फॉर्म जिंक सल्फेट, टू फॉर्म से जब आता है टू फॉर्म मतलब ये होता है इनका रिएक्शन कंप्लीट हो गया, अब ये फॉर्म करेंगे। तो इस एरो से रिप्रेजेंट होता है कि इस जिधर इसकी एंडिंग है यहाँ पे इस साइड क्या होता है, इस साइड रिएक्टेंट्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं। और इस एरो के साइड में इस साइड क्या होने वाला है, इस साइड आने वाला है प्रोडक्ट, क्या आने वाला है, प्रोडक्ट, ठीक। अच्छा, ये प्रोडक्ट किधर लिखा जाता है, ये होता है हमारा RHS साइड और ये होता है हमारा LHS साइड, ठीक, जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। अच्छा, अब इन दोनों क्या रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, जिंक सल्फेट बना रहे हैं। तो जिंक सल्फेट क्या होता है तुम्हारा, ZnSO4, ठीक है, ZnSO4 बना रहे हैं, एंड हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं, हाइड्रोजन गैस को H2 लिखते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है और ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। इजी कौन सा लग रहा है लिखने में, इजी ये वाला लग रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि ये छोटा है, शॉर्ट हैंडेड है, इसीलिए केमिकल इक्वेशन की इंपॉर्टेंस होती है, ठीक। इसीलिए केमिकल इक्वेशन की इंपॉर्टेंस होती है क्योंकि इतनी बड़ी केमिकल रिएक्शन को आप कोई नाम ना बहुत बड़े बड़े होते हैं, अब उसको हर बार उसका नाम लिखना, हर बार उसके रिएक्टेंट्स का नाम लिखना, हर बार प्रोडक्ट का नाम लिखना बहुत लेंदी हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए केमिकल इक्वेशन की इंपॉर्टेंस होती है, इसीलिए केमिकल इक्वेशन को लिखा जाता है और पढ़ा जाता है, ठीक। अब देखो इसके बस जस्ट बाद में बताने वाला था कि आपको केमिकल रिएक्शन जो होती हैं, जो इक्वेशन बनती है केमिकल इक्वेशंस, उनको बैलेंस कैसे करते हैं। तो उनको बैलेंस इस तरीके से करते हैं, देखो आपको रिएक्टेंट्स लिख लेने होते हैं एक साइड, मतलब LHS साइड में आपको रिएक्टेंट्स लिखने होते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट्स, और इधर लिखना होता है प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट्स, ठीक। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ जिंक एटम्स, ठीक, रिएक्टेंट्स में कितने हैं और प्रोडक्ट में कितने हैं, सेम ऐसे ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन यानी H एटम्स। अच्छा, एक चीज़ और, हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें अलग अलग एलिमेंट हैं, तो देखो जो कैपिटल लेटर के साथ अगर कोई स्मॉल लेटर है तो वो पूरा का पूरा एक एलिमेंट होता है, और वो पूरा नाम एक एलिमेंट का होता है। जैसे कि देखो ये है ना, ये जिंक Zn, तो कैपिटल Z और N क्या है हमारा, कैपिटल Z और स्मॉल n है, ठीक है। तो ये Zn यानी जिंक का सिंबल है, राइट। यहाँ पे H अलग है, H कैपिटल है, S कैपिटल है, O कैपिटल, तीनों कैपिटल है। इसका मतलब ये क्या है, ये तीनों के तीनों अलग अलग एलिमेंट हैं, राइट। तो इसलिए इनको हम अलग अलग लिखेंगे। इसी ऐसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कैसे केमिकल इक्वेशन में कौन कौन से एलिमेंट रिएक्ट हो रहे हैं, ठीक। तो नंबर ऑफ H एटम्स, और यहाँ पे नंबर ऑफ S एटम्स एंड नंबर ऑफ O एटम्स, ठीक, नंबर ऑफ O एटम्स। अब यहाँ पे देखो जिंक के कितने एटम्स हैं, जिंक ओनली 1 है, तो यहाँ पे जिंक का 1 एटम है, यहाँ पे भी जिंक के 1 एटम है। यहाँ पे H2 मतलब यहाँ पे H2 है, तो यहाँ पे H के 2 एटम्स हो गए, यहाँ पे H के भी 2 एटम्स हो गए।
एस के कितने हैं, एस के 1 हैं यहाँ पे, और एस के यहाँ पे भी 1 है, राइट। और यहाँ पे देखो ओ का 4 है और यहाँ पे ओ का 4 है, ठीक है। तो देखो आप अगर आइडेंटिफाई कर पाओ तो इस इक्वेशन में रिएक्टेंट्स में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, जितने भी एटम्स हैं वो सारे के सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में बराबर हैं। तो जब ये दोनों आपस में एक साइड बराबर हो जाए तो ये इक्वेशन हो जाती है बैलेंस्ड, ठीक है। क्या हो जाती है, बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाती है, राइट। तो इसी तरीके से हम कुछ इक्वेशंस को बैलेंस करने वाले हैं। ये कुछ 3 इक्वेशंस लिखी हुई हैं, तीनों अनबैलेंस इक्वेशन है और इनको हम बैलेंस करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले इक्वेशन में देखते हैं। पहले इक्वेशन क्या है हमारी, CaOH2, फर्स्ट कर रहे हैं CaOH2, यहाँ पे लिखा है ये AQ, ठीक है। AQ मतलब एक्वस, ये एक्वस सोल्यूशन है। जब हम किसी भी इक्वेशन को मोर इफेक्टिवली लिखने का यही तरीका होता है कि मतलब जो भी एलिमेंट रिएक्ट कर रहा है ना उसकी स्टेट भी लिख दो, साथ में उसका फॉर्मूला लिखो, सिंबल लिखो पूरी केमिकल इक्वेशन में। तो पूरी केमिकल इक्वेशन एक बहुत ही इफेक्टिव केमिकल इक्वेशन हो जाती है और टीचर इंप्रेस होकर पूरे नंबर देता है, ठीक है। तो इसीलिए ये AQ मतलब एक्वस होता है, रिएक्ट कर रहा है किससे, CO2 से। CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, गैस होती है, इसलिए यहाँ पे G लिखा हुआ है, गैस, ठीक है। क्या गिव करता है, CaCO3, ये एक सॉलिड सब्सटेंस है इसलिए हम इसको S से डिनोट करते हैं, और प्लस H2O वाटर होता है, सब जानते हैं। तो ये एक लिक्विड होता है इसलिए इसको हम लिक्विड से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे देखो जो भी हमारे नंबर ऑफ एटम्स Ca है, O है, H है, ठीक है। रिएक्टेंट्स में कितने हैं और प्रोडक्ट में कितने हैं, ये हमको आइडेंटिफाई करना है। Ca के यहाँ पे कितने हैं, Ca के हैं 1, यहाँ पे Ca के 1 पे और एक और एलिमेंट रिएक्ट कर रहा है ये जो कि C है, ठीक है। अच्छा, तो Ca के यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितने हैं Ca के, यहाँ पे भी Ca के 1 है। यहाँ पे O के कितने हैं, देखो O के यहाँ पे ये 2 ब्रैकेट लगा हुआ ना, तो इसका मतलब 2 H से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 O से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे भी 2 है, तो यानी ये इसके 2 हो गए यहाँ पे और 2 यहाँ पे हो गए, यानी O के कितने हैं 4 यहाँ पे हैं। यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो 3 और 1 4 यहाँ पे हो गए, और H के कितने हैं, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2 यहाँ पे हैं और H के 2 यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, ठीक है। अच्छा, अब ये C बचा, C के कितने हैं यहाँ पे देखो C का 1 है और यहाँ पे C का 1 है, तो ये 1 है, ये 1 है। ये भी इक्वेशन एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, इसलिए इसको हम ऐसे लिखे रहने देंगे, इसलिए इसमें लिखेंगे हम बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक, बैलेंस्ड इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन है हमारी CH4 plus O2 will give CO2 plus H2O, ठीक है। ये जो है रिएक्टेंट्स लिख लो और प्रोडक्ट लिख लो, ठीक। तो यहाँ पे C के कितने हैं, H के कितने हैं, O के कितने हैं। इस वाले रिएक्टेंट्स में C के हैं कितने, 1 एटम है, और यहाँ पे C के 1 एटम है। यहाँ पे H के कितने एटम है, इसमें H के तुम्हारे 4 एटम है, और इसमें H के 2 एटम है, और इसमें O के 2 एटम है, और इसमें 2 और 1 3 एटम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये अनबैलेंस्ड है, ये अनबैलेंस्ड। सबसे पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, तो हाइड्रोजन को इसमें बैलेंस करने के लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 लिखा हुआ है ना, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे H और O को। तो देखो H तो 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, मगर यहाँ पे O के साथ 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब 2 यहाँ पे एटम्स हो जाएंगे ऑक्सीजन के, प्लस 2 ये, तो यहाँ पे अब 3 नहीं रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 एटम्स हाइड्रोजन ऑक्सीजन के, ठीक है। देखो अब यहाँ पे ये जो हमारा है, हमारा C बैलेंस हो गया, H बैलेंस हो गया, मगर O फिर से डिस्टर्ब हो गया, ठीक। तो अब O को बैलेंस करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 एटम्स हैं, यहाँ पे 4 एटम्स हैं, यहाँ पे O सिंगल है, तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे C भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया और O भी बैलेंस हो गया, दैट मीन्स ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई, ठीक। थर्ड वाली इक्वेशन बची है, इसको भी बैलेंस कर लेते हैं। कौन सी हमारी, CuSO4 प्लस NaOH विल गिव Cu4, सॉरी ये C4 है, O नहीं है, ठीक है, OH2 प्लस Na2SO4, राइट। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। देखो यहाँ पे रिएक्टेंट्स लिखेंगे, रिएक्टेंट्स, और यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट। यहाँ पे C के एलिमेंट कितने हैं, Cu कितने हैं
ठीक है। फिर एस के कितने हैं, ओ के कितने हैं, एन ए के कितने हैं, एच के कितने हैं। सेम यहाँ पे सी यू कितना है, एस कितना है, ओ कितना है, एन ए कितना है और एच कितना है। ठीक, तो सी यू के यहाँ पे कितने हैं, सी यू के यहाँ पे सिंगल है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी सी यू कितने हैं, सॉरी यहाँ पे सी यू ही है ये, ठीक है, ये सी यू है, सी यू, तो सी यू यहाँ पे कितने हैं, 1 है। और यहाँ पे एस के कितने एलिमेंट हैं, एस के 1 एलिमेंट है, यहाँ पे एस के 1 है, यहाँ पे ओ 4 और 1 5, ओ 5 है, यहाँ पे 2 1 जा 2 और 4 6, यहाँ पे 6 है, ठीक है। और एन ए कितना है, यहाँ पे एन ए 1 है, यहाँ पे एन ए 2 है, यहाँ पे एन ए 1 है, यहाँ पे 2 है। और हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे हाइड्रोजन सिंगल है और यहाँ पे 1 2 जा 2, यहाँ पे सिंगल है और यहाँ पे 2 है। यहाँ पे देखो सी यू तो बैलेंस है, एस ई बैलेंस है, मगर ओ अनबैलेंस्ड है, एन ए अनबैलेंस्ड है और हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड है। ठीक, तो अभी इसको बैलेंस करने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करने के लिए हमको सेम जैसे हमने पिछली इक्वेशंस में किया वैसे करेंगे। ठीक है, देखो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे 6 ऑक्सीजन के एलिमेंट हैं और यहाँ पे 5 हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5 बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। ठीक, कैसे, यहाँ पे 4 ऑलरेडी ऑक्सीजन है, यहाँ पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे तुम्हारा ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, 2 और 4 क्या हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा। दैट मीन्स ये हमारा बैलेंस हो जाएगा। मगर ये जो 2 है ये 2 एन ए से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, एच से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे एन ए अब यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, 1 नहीं रहेगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे एच 1 नहीं रहेगा, 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये 6, अब देखो सी यू भी हमारा बैलेंस हो गया, एस भी बैलेंस हो गया, ओ भी बैलेंस हो गया, एन ए भी बैलेंस हो गया और एच भी बैलेंस हो गया। अब ये इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन है। ठीक, ये जो क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्वेश्चंस आपने करने हैं प्रैक्टिस। ठीक है, इसको वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। ये वाले क्वेश्चंस को बैलेंस करना है, इनको बैलेंस करना है और प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस। ये सारी की सारी क्वेश्चंस अनबैलेंस हैं, इनको जो प्रोसेस मैंने बताया उसी प्रोसेस से करना है। और वो जो टेबल मैंने बनाना दिखाया था ना, इस तरीके से ये इक्वेशन को बैलेंस करते समय जो टेबल बनता है, इक्वेशन को बैलेंस करते समय ये वाला टेबल बनता है। ठीक है, ये वाला टेबल जब बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे पता चलता है हमने किस एलिमेंट में या किस कंपाउंड में किस चीज़ नंबर से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन कैसे बैलेंस करी है। ठीक है, आई होप कि जैसे मैंने आपको समझाया है आपको समझ में आया होगा। मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए हैं, उनको प्लीज़ प्रैक्टिस कर लेना, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। अपने आप प्रैक्टिस करना और क्लियर हो जाए, ताकि आगे आने वाले क्वेश्चंस, आपकी क्लास में आने वाले क्वेश्चंस, जो टीचर पूछेगी क्वेश्चंस, उसके आंसर आप कर सको प्रॉपरली। ठीक है, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ रट लेना सिर्फ पढ़ाई नहीं होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया बेसिक से कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो, ऐसे ही और भी बहुत सारे टॉपिक हैं क्लास 10th में। क्लास 10th एक अलग ही वर्ल्ड होता है। ठीक है, यहाँ से एक बच्चे का कैरियर टर्निंग पॉइंट पे होता है, राइट। तो इसको हल्के में मत लो किसी भी चीज़ को, चाहे मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी, कुछ भी हो, किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना चाहिए, राइट। तो इसी तरीके से जितने भी टॉपिक्स हैं, हम सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, चाहे वो मैथ्स का टॉपिक हो, चाहे वो साइंस का टॉपिक हो। मेनली मैं यहाँ पे मैथ और साइंस पढ़ाऊंगा। ठीक है, बाकी अगर और भी जो सब्जेक्ट्स में अगर रिक्वायरमेंट होगी तो वो भी मैं कवर करवा सकता हूँ। फिलहाल अभी मैं मैथ और साइंस लेके चल रहा हूँ क्लास 9th और 10th का। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि अगर कुछ और बताना था वो छूट गया हो तो वो कमेंट करके बताओ, तो उसको मैं अगली वीडियो में कवर कर सकता हूँ। ठीक है, और बताओ कि वीडियो कैसी लगी, और बताओ कि मेरा कॉन्सेप्ट कैसा है, कि समझ में आता है कि नहीं आता है, कि कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो जाता है। और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस, आगे आने वाले टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियर होते रहें और हमारा बीच का कनेक्शन मजबूत बना रहे। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर योरसेल्फ, पढ़ते रहो, बाय बाय।